दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं। और मैं जो आपका सब्जेक्ट लेने जा रहा हूं उसका नाम है स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत लोगों को क्या है ना कि घबराहट होती है स्ट्रक्चर एनालिसिस से कि ये सब्जेक्ट का क्या है कि बिल्कुल मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन यकीन मानिए मैं आपका इस सब्जेक्ट को इस तरीके से डील करूंगा, बिल्कुल डेप्थ में डील करूंगा, ताकि आपको जहां जितनी थ्योरी की ज़रूरत है आपको वहां पे उतना थ्योरी मिल जाए। जहां पे आपका न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होना है वहां पे आपको इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप हो जाए और आप ये जान सके कि हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली शुरुआत करेंगे इसके सिलेबस पार्ट से। मैं आपको अभी आपका जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का सिलेबस है, मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का सिलेबस मैं आपको ब्रीफ में लिखूंगा। ऐसे आपका सिलेबस मैं रखूंगा कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। तो इसी तरीके से हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के सिलेबस के साथ। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका कि नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट क्या है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि हम लोग जिस तरीके से इस सब्जेक्ट में प्रोसीड करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जहाँ जितना थ्योरी डिस्कस करना होगा वहाँ उतना थ्योरी डिस्कस करेंगे और जहाँ जितना न्यूमेरिकल डिस्कस करना होगा वहाँ उतना न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लेक्चर के साथ साथ चलते रहिएगा, उसको सीक्वेंस में देखते रहिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा हमेशा किसी नए सब्जेक्ट का शुरुआत करने से पहले हम लोग उसका एक ब्रीफ सिलेबस जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमारा सब्जेक्ट प्रोसीड करेगा, तो वो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका हम एक ब्रीफ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो सबसे पहला जो यूनिट हम डील करेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन और आपका बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस हम पढ़ते किस लिए हैं, हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने का क्या पर्पस है और स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने के लिए हमें किन बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा इनडिटरमिनेसी। ठीक है, तो हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटरमिनेट है तब तक हम उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस में बेसिकली हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर की जो डिग्री है इनडिटरमिनेसी की वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। इसमें हम डील करेंगे जो कि मेथड्स होते हैं आपके और जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, वो कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें आपका ये दो तरीके से डिवाइडेड रहता है। एक आपका होता है फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस और दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में आपको कुछ एनर्जी प्रिंसिपल्स भी डील करने होते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, कैस्टिग्लियानस थ्योरम है, रेसिप्रोकल थ्योरम है और आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हमने वहाँ पढ़ लिया एनालिसिस फोर्स मेथड्स में। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड्स में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं वो होते हैं आपके स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इन दोनों से सबसे ज़्यादा किसी भी आपके सेमेस्टर की बात हो या आप किसी भी कंपटीशन की बात हो तो सबसे ज़्यादा सवाल कन्वेंशनल हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका तीसरा मेथड होता है मोमेंट एरिया मेथड। उसके बाद फिर आपका आता है थ्री मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स हम पढ़ते क्यों हैं? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमें एक बेसिक आइडिया दे देता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर पे किसी भी तरीके का लोड लग रहा है तो फिर आपको वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करेगा, ये उसका आइडिया आपको ये एक रफ आइडिया दे देता है एक नज़र में देखने से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को। ठीक है, इसमें जो आप पढ़ेंगे वो है आपका इफेक्ट ऑफ पॉइंट लोड और रोलिंग लोड्स, और जो इस यूनिट को पढ़ने का जो बेसिस है वो आपका मुलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला यूनिट है वो है आपका मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। तो मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस कुछ नहीं है, वो एक एनालिसिस करने का तरीका है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को, लेकिन बशर्ते बात इसमें यही है
कि मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि जो हमारा अप्रोच होता है वो मैट्रिक्स अप्रोच होता है। कहने का मतलब कि इन मेथड से थोड़ा अलग अप्रोच है, ठीक है, मैट्रिक्स अप्रोच है, जैसा कि नाम भी है इसका, तो इसको हम अलग से ये कि यूनिट बना के उसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक बेसिक आपका ये है कि क्या क्या डील करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पे हम डील करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में। और उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या पढ़ाते वक्त मुझे लगता है कि नहीं कुछ और भी आपको बताना चाहिए या कुछ और भी आपसे डील करना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो हम उन टॉपिक्स को मिसलेनियस टॉपिक में इंक्लूड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले यूनिट से, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन और बेसिक एलिमेंट्स। तो दोस्तों आज हम अपना पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन और बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। हमने सिलेबस में देख लिया है कि हमारा पहला यूनिट यही है, इंट्रोडक्शन और बेसिक एलिमेंट्स। तो जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं तो हम देखते हैं, हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर एक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो आप स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जैसे बीम कॉलम हो गया, ठीक है, तो उसका किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट जो कि आपका एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को सपोर्ट पे आपका सेफली ट्रांसफ़र कर दे, उसको हम कहते हैं, वैसे अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और जिनको डेफिनेशन नोट करना है वो यहाँ से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बोर्ड में जितना थ्योरी एडजस्ट कर सके कर दें, ठीक है। तो जिनको डेफिनेशन नोट करना है वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ में करते रहूँगा, ठीक है। हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो भाई स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है आखिर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी अननोन मेंबर फोर्सेस है हम उनका कैलकुलेशन करते हैं, जितने भी अननोन सपोर्ट रिएक्शंस है हम उनका कैलकुलेशन करते हैं, और फिर उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते हैं। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो आपका सिलेबस में है वो वहाँ पे आपको ये डिटेल में डील किया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका क्या आपका रेफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के आपके डेफिनेशन हो गए, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हमारा सब पार्ट होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दो तरह की इंजीनियरिंग हमारी बिल्डिंग के केस में होती है, एक फाउंडेशन इंजीनियरिंग होती है और एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है। ये इसके आपके बीम है, ये इसके कॉलम है, ठीक है। तो और ये हमारा आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसको हम ग्राउंड लेवल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर की जो इंजीनियरिंग होती है, इसके ग्राउंड लेवल की ऊपर की जो इंजीनियरिंग होती है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंक्लूड करते हैं, और ग्राउंड लेवल की नीचे की जो इंजीनियरिंग होती है उसको हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डील करते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होता है। अब आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, वो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कौन से हिस्से में फिट होता है। तो देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है आपका एनालिसिस का पार्ट और दूसरा होता है आपका डिज़ाइन का पार्ट, ठीक है। एनालिसिस के पार्ट में आपके दो सब्जेक्ट्स डील किए जाते हैं, एक पहला होता है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस और दूसरा होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और डिज़ाइन के पार्ट में हमारे तीन सब्जेक्ट डील किए जाते हैं, वो है आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट जिसको आरसीसी बोलते हैं, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कॉन्क्रीट जिसको पीसीसी बोलते हैं, और तीसरा होता है स्टील। तो जैसे जैसे आपका बीटेक का सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली आप डील करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो एनालिसिस पार्ट में 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है एनर्जी का। हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो वो सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। तो ये हमारा एनर्जी का क्राइटेरिया यहाँ से फुलफिल होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम भी हम बहुत पहले से जान रहे होते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। दूसरा है कंपैटिबिलिटी का। चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं इन तीनों क्राइटेरिया को एक बार डिटेल में डील करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको यदि ये हम अभी अच्छे से समझ लेंगे तो हम जब जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का सब्जेक्ट आगे प्रोसीड करेगा तो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आता है वो हमारा आता है जो डिज़ाइन का पार्ट है, आरसीसी पीसीसी स्टील। तो उसमें जो क्राइटेरिया होते हैं वो है सेफ्टी के, सर्विसेबिलिटी के, ड्यूरेबिलिटी के, इकोनॉमी के और एस्थेटिक्स के। कहने का मतलब हमारा जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो आपका सेफ होना चाहिए। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, ये एक वैल्यू के ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस क्राइटेरिया की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तीनों क्राइटेरिया इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्राइटेरिया की जब बात करेंगे तो ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन को देखते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सेफ्टी का, फिर आता है आपकी सर्विसेबिलिटी कि हमने जिस काम के लिए बनाया है वो काम वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, किसी तरीके का वाइब्रेशन नहीं है, किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी का कि कितने दिन तक हमारा स्ट्रक्चर चलेगा, उसमें वेयर एंड टियर होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इकोनॉमी, अब पैसे जब जेब से खर्च हो रहे हैं तो फिर हमें इकोनॉमी तो देखनी होगी। और फिर पांचवा आता है आपका एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में हम देखते हैं कि अब जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं तो हमारी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत बन सकती है, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत बन सकता है, ठीक है।